प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक एज खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल भर्ती, सुपर टेट, रेलवे आदि की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें स्टैटिक जीके के प्रश्नों को अगर आप गलत कर देते हैं तो तुरंत ही आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। यानी कि स्टैटिक जीके में आपकी पकड़ बिल्कुल टू दी पॉइंट और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसी क्रम में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे और सारे प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आपको याद हुए होने चाहिए। बिल्कुल आप सही सही अगर इसका जवाब आप दे पाएंगे तभी आप इन परीक्षाओं में सफलता के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और देखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो उसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो चलिए हल करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार ने कब स्थापना की? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, गेस कीजिए। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, एनजीटी की स्थापना हुई थी कब? 2010 में। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है। एनजीटी 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में, तो इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो स्वस्थ पर्यावरण यानी कि स्वच्छ पर्यावरण जो है ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ एक पहलू है। तो इसलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी, याद रखिएगा। और वर्तमान में एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? नाम है इनका, याद रखिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ये वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 3 सेकंड। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1986 में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1972 यानी कि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के प्रथम मानव पर्यावरण के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए सभी एडिशनल फैक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का ही है, एक उपक्रम है, इकाई है। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, यानी कि नैरोबी में यह स्थित है। और यूएनईपी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी, याद रखिएगा इसको भी। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? इंगर एंडरसन। क्या नाम है प्रमुख का? इंगर एंडरसन। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए यूएनईपी से संबंधित। स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इंगर एंडरसन इसके मुख्य हैं। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, यानी कि एम्स्टर्डम में ये स्थित है। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको आप बीआईएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? बीआईएस। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो इको मार्क प्रमाण पत्र, इको मार्क सर्टिफिकेट कब से दिया जा रहा है ये आपको बताना है। इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जाता है? और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1991, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब है पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पलाची माड़ा जो कि पर्यावरण की अत्यधिक क्षति की वजह से चर्चा में है, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है पलाची माड़ा?
सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह केरल में स्थित है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जो फैक्ट हैं बहुत ज़रूरी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है कि बहुत सारे फैक्ट जब मैं बताता हूँ तो आपको याद रखने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाइड वे में लेकर आ रहा हूँ। हालांकि ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और ये बिल्कुल स्तरीय प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। तो सही है ऑप्शन डी, यानी कि सभी कारण है इसके उचित। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एम एस स्वामीनाथन, एम चांडी, जोसेफ फोरियर या फिर अन्य? ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर इसका सही जवाब है। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। कार्बन नेगेटिव देश चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश ये कार्बन नेगेटिव देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। चीन के बारे में अगर हम बात कर लें तो चीन सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वह गैस जो पृथ्वी पर लाभदायक व हानिकारक दोनों की भूमिका में है, मतलब इससे फायदा भी है नुकसान भी है, और ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, लेकिन जो पौधे होते हैं इसकी उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो ये दोनों स्थिति में है, यानी कि लाभदायक है और हानिकारक है, दोनों है। मेथेन के स्रोत बताना है आपको कि मेथेन कहाँ कहाँ से पैदा होती है। मेथेन गैस ग्रीन हाउस गैसों में यह एक मुख्य स्थान रखती है। मेथेन गैस पालतू पशुओं से, कोयले की खान से, धान के खेत से, आग भूम से, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस कीजिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 16 सितंबर को। याद रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान आप लोग और रखिएगा। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किससे होता है, यही प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे अधिक नुकसान होता है, और वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है। अतः जो ओजोन है उसका क्षरण सबसे अधिक कहाँ पर दिखता है? ध्रुवों पर दिखता है। ठीक है, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए कि ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ पर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर। याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ओजोन परत के रक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब पारित हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17। सही जवाब है 1 जनवरी सन 1980, ऑप्शन ए। 1 जनवरी 1980 को यह प्रोटोकॉल पारित हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान दीजिएगा यहां पर बात हो रही है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, देखिए दोनों में अंतर देखिए। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि पारित हुआ था 1972 में। अब बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन 1980 में। ठीक है, 25 अक्टूबर 1980 को यह पारित हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन ए। पहला कौन सा है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। दोनों में जो 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 डिफरेंस है वो आप याद रखना। नेक्स्ट होगा, भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन्य जीव संस्थान सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में ये स्थित है, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में कब हुई? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना बहुत पहले हुई थी ये। ऑप्शन बी 1906 में हो गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में 1906 में हुई। द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। PAN स्मॉग, ओजोन तो इसमें नहीं आता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। ठीक, देखिए जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो ऑप्शन बी नहीं है, बाकी सब यहाँ पर PAN स्मॉग और ओजोन ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं सब। सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में, इसको इंडिकेट करते हैं dB में। तो वृक्षों की जो पत्तों की जो सरसराहट होती है वो माना जाता है कि 20 डेसिबल के आसपास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ग्रीन मफलर सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जहां पर ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक होता है तो वहां पर क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे हरे वृक्ष लगा दिए जाते हैं जिनको ग्रीन मफलर कहा जाता है, और इससे जो प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण वो बहुत अधिक विस्तारित नहीं हो पाता है, तो इसे कहते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी जिसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, बहुत अधिक लोग मारे गए, तो ये घटना किस सन में हुई थी? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। सही जवाब है 1984, तारीख थी 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से ये गैस रिसाव हुआ था MIC 1984 में। नेक्स्ट, वायु प्रदूषक के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक सूचक सही जवाब है लाइकेंस। ये बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं और इनका रंग जो होता है वो बदलने लगता है, तो लाइकेंस ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट, मिनमाता नामक रोग का कारण क्या है? आयोडीन की कमी, घेंगा हो जाएगा, आर्सेनिक, ये पानी में होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पारा नामक, अगर पारा शरीर पहुंच जाता है पारा तो इसे मिनमाता नामक रोग हो जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है कौन सी नदी? जैविक मरुस्थल सही जवाब है ऑप्शन ए दामोदर नदी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? कैंसर, तंत्रिका रोग, मिनमाता, श्वास संबंधी। सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मानव शरीर में कैंसर नामक रोग होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है कहाँ पर? चीन, जापान, अमेरिका या फिर नॉर्वे। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी यानी कि नॉर्वे। ठीक है, तो अगर आप SDI देखेंगे, SDI सूचकांक 2019, तो उसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। तो ऐसा देश जो कि SDI में पहले स्थान पर है वहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अब आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइए, या फिर ये 2 सवाल आप लोगों के लिए एक ही जगह पर कमेंट का मतलब कि एक ही कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे आंसर लिखा करिए। अलग अलग लिखने में क्या होता है कि प्रश्नों को देख नहीं पाते हैं लोग और उसको सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक ही कमेंट बॉक्स में सारे आंसर आप लोग दिया कीजिए। अब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये 2 सवाल हैं जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय अपेक्षित है। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंस रहिए,